हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। तो कैसे हो मेरे 10th क्लास के शेरों, अंतिम मौका आ चुका है। बोर्ड एग्जाम 2024 अंतिम मौका, जल्दी देख लो। हिंदी के पेपर में पास होने का बेहतरीन ट्रिक, हिंदी में पास होने का बेहतरीन ट्रिक आपको बताने वाले हैं। 22 फरवरी को आपका पेपर है जी, परसों आपका पेपर है, परसों आपका पेपर है 22 फरवरी का। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आप पास हो जाओगे, इतना लाजवाब तरीका आपको लिए लेकर आए। देखो ये हमारे पास पेपर है, इसमें आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लिखना है, हर एक क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाना है। और ये कॉपी भी लेकर आए, इसमें लिखकर भी आपको बताएंगे कैसे आपको पास होना है, ठीक है। और पास ही नहीं, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना तो आपको 80 नंबर तो मिल जाएंगे 100 में से, ठीक है। 80 नंबर मिल जाएंगे 100 में से, आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। और 80 नंबर इजी वे में यहाँ पर आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे अगर इसको पूरा देख लिया, ठीक है। यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जी, अगर मिल जाए तो कमेंट कर दीजिएगा कि मैम ऐसा वीडियो यूट्यूब पर है, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा। हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाना है, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, गद्यांश में किस तरीके से ट्रिक लगाना है, पद्यांश में, संस्कृत गद्यांश क्या आता है, जीवन परिचय, निबंध है, पत्र है और पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उस सब में ट्रिक लगा दो, ट्रिक लगा दो और नंबर लूट लो एग्जामिनर से, ठीक है। नंबर आप लूट लो एग्जामिनर से और कोई फेल नहीं करेगा। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम इस तरीके का आपका पेपर आएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 में ऐसा आपका पेपर आएगा। सबसे पहले बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको करने होंगे। अब मेरी बात को एक बात को ध्यान से सुनना कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे सबसे अंतिम में करना है, यानी कि पेपर के लास्ट में करना है। फर्स्ट में आपको ये नहीं करना, ठीक है, फर्स्ट में नहीं करना। और लास्ट में करोगे 20 क्वेश्चनों को तो 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। वो कैसे करने लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूं, उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना है। एक चीज याद रख लो कि फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है, नहीं करने हैं। अब हम बात करते हैं पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, बाद में आपको बताएंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लास्ट में और किस तरीके से ट्रिक लगाना है और क्या आपको करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो भाई सबसे पहले क्या आता है, गद्यांश आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आते हैं। उसके बाद में जो हमारा आएगा गद्यांश आएगा, क्या आएगा, गद्यांश आएगा। और हमें हिंदी के पेपर में कुछ आता नहीं है। अब भाई गद्यांश को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि अगर हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर भी आप गद्यांश सॉल्व करोगे, पास करोगे, 80 नंबर ला दोगे इस वीडियो से, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमारे पास गद्यांश आ गया। अब ये गद्यांश आ गया, हमें इसका आंसर नहीं आता, हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। अब क्या कर ट्रिक लगाना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा खंड है, खंड बी और वर्णनात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले हेडिंग, बोर्ड एग्जाम में ऐसी कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है, ऐसी कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में ऐसी ही कॉपी आपको मिले। आपको सबसे पहले जो काम करना है, यहाँ पर खंड बी वर्णनात्मक प्रश्न है, तो आपको हेडिंग बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से डाल देना है ताकि अच्छा लगे और एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ यार बच्चा पढ़ा लिखा है, होशियार है बच्चा, ठीक है, आपने तैयारी की है, वो उसको ऐसा लगना चाहिए। तो हेडिंग इस तरीके से डालनी है। प्रश्न संख्या फर्स्ट करो, प्रश्न संख्या 1 आपको डाल देनी है इस तरीके से, और फिर इसके बाद में उत्तर लिख देना है। अब आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हो, आपको गद्यांश का उत्तर लिखना है। तो गद्यांश यहाँ पर है कि दिए गए पाठ्य गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का, ये जो प्रश्न दिए गए इनका उत्तर आपको देना है। तो गद्यांश सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर आपको गद्यांश लिख देना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में गद्यांश लिख देना है। अब गद्यांश की जो फर्स्ट लाइन है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठों में, मतलब गद्यांश के शुरू के 2-3 वर्ड और अंतिम जो वर्ड है विडंबनाओं का अंत, इस तरीके से देखो यहाँ पर लिख देना, रोहतास दुर्ग के ... विडंबनाओं का अंत, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब क्या ट्रिक लगाना है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है भाई, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, संदर्भ आपसे पूछा है, संदर्भ पूछा है, तो इस क्वेश्चन को इस जो यहाँ पर दिया गया है, गद्यांश दिया गया, इसको एक बार बस पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। चलो पढ़ लेते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठों में बैठी हुई युवती ममता शोषण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी और यौन शोषण के समान उमड़ रहा है। मन में वेदना, मस्तक से आंखों में पानी की बरसात ली है और वह सुख के कटक सैन विकल रही है। रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी, फिर भी उसने कुछ भी अभाव था, असंभव था, और तब उसकी विडंबनाओं का अंत कहाँ था। अब हमने ये पढ़ लिया कि हमने, दीदी आपने बताया, हमने पढ़ तो लिया। अब इसका
संदर्भ कैसे लिखे, तो देखो संदर्भ आपको क्या करना है, हेडिंग डाल देनी है, यहाँ पर संदर्भ डाल देनी है, ठीक है। संदर्भ हमने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, क्या ट्रिक लगानी है, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है और हमें ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही गद्यांश है, तो ये आपको पता ही होगा कि ये कौन से पाठ का गद्यांश है। तो यहाँ पर ममता पाठ का गद्यांश है, ये ममता, कई बार यहाँ पर ममता का नाम आया, ममता पाठ का ये गद्यांश है। तो आपको लिख देना है कि पाठ्य गद्यावरण यानी कि गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का है तो आपको लिख देना कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से, क्योंकि गद्यांश है तो गद्य खंड से, और पद्यांश होता तो पद्य खंड से हो जाता। तो आपको लिख देना कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता की कहानी से ये लिया गया, ये जो गद्यांश है ममता की कहानी से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। अब एक बात और है कि अगर आपको ने ये तो पता चल गया कि ये जो गद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक और ममता पाठ से लिया गया, पर हमें ये नहीं पता, हम तो ये भूल गए कि इसके लेखक जो है, कवि है जो लेखक है उसका नाम क्या है, हम तो ये याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर लेखक का नाम भूल जाओ तो मत लिखना, जब भी नंबर मिलेंगे यार लिखोगे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ट्रिक बता रहे, नंबर मिलेंगे, ठीक है, मत लिखना। अगर लेखक का नाम नहीं पता तो इतना ही लिख देना कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया, इसके पाठ का नाम ममता है, ठीक है, ये लिख देना। अगर याद हो तो लेखक का नाम लिख देना, नहीं हो तो मत लिखना। अब अगला क्वेश्चन होगा कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई चलो, अब रेखांकित जो अंश है, रेखांकित अंश कौन सा है कि मन की वेदना, मस्तक की आंखों में आंधी की पानी की बरसात ले, सुख के कटक शयन विकल रही। अब ये जो दिया इसका क्या पूछा, व्याख्या पूछिए, क्या पूछिए, व्याख्या पूछिए। अब हमें व्याख्या आती नहीं है, अब हम क्या करें कि हमें तो व्याख्या नहीं आती, अब हम क्या ट्रिक लगाएं कि हमें पूरे नंबर मिल जाएं, है ना। तो अब आपको क्या ट्रिक लगाना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछिए तो हेडिंग डाल देना सेकंड नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग आपको डाल देनी है। अब क्या करना है, व्याख्या नहीं आ रही है आपको, कोई बात नहीं आ रही, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, जो ये गद्यांश दिया गया है ना, यहाँ से उठाना है और यहाँ तक बिल्कुल लिख देना, छाप देना, इसी को उतार देना, तब भी नंबर मिलेंगे यार, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसको यहाँ से उतारना है और यहाँ से रोहतास दुर्ग से और का अंत कहाँ तक आपको बिल्कुल उतार देना, ठीक है। रेखांकित अंश की हेडिंग डालनी है ताकि टीचर को लगे कि हाँ यार आपने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। और यही जो गद्यांश है इसको ही उतार देना है, ठीक है, उतार देना है। अब इस गद्यांश को यहां से यहां तक आपने उतार दिया, ठीक है, आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया कि दीदी चलो हम ऐसा तो कर देंगे, अब अगला क्वेश्चन हमारा गद्यांश में दिए गए हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है, इस क्वेश्चन का कैसे लिखेंगे। तो इसमें आपको पूछा है ना, ये जो जिन लाइनों का यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करवाई है उन लाइनों को यहां से लेकर यहां तक इसको फिर उतार देना है, फिर इसको उतार देना है कि ममता क्या थी। देखो यहाँ पर पूछा है हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है, अब यहाँ पर आया हुआ है कि ममता विधवा थी, ममता क्या थी, विधवा थी। अब यहाँ पर पूछा है ना तो आपको यहीं से स्टार्ट कर दो, ममता विधवा थी, यौन शोषण के कारण उमड़ रहा, फिर से इसको इस तरीके से ही उतार देना, ठीक है, फिर से इसको इस तरीके से ही उतार देना। आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कुछ भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर पास हो गए यार, गारंटी है मेरी, 100% की गारंटी है। ये जो ट्रिक बता रहे हैं ना आपको, लाजवाब ट्रिक है, और ये ट्रिक अगर आपने हर एक क्वेश्चन में लगा दिया 80 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे बिना पढ़े, ठीक है, बिना पढ़े मिल जाएंगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, 80 नंबर दिलाने वाले हिंदी में आपके, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, पर दीदी अगला क्वेश्चन जो पद्यांश आएगा उसका क्या करना है, तो कोई बात नहीं, उसकी भी ट्रिक बताने वाले, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है दिए गए पद्यांश के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये दिया गया। अब हमने देख लिया, उदो ने मन भये भईस, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवध ईस, तो ये मतलब आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। अब आप पद्यांश कर रहे हो तो अब आपको हेडिंग डालनी है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा ने प्रयास किया है, बच्चा ने अच्छे से लिखा है। तो पहले तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, मैं यहाँ पर हेडिंग नहीं डाला, आपको डालना है, यहाँ पर भी हेडिंग डाला। पद्यांश कर रहे हो तो पद्यांश इस तरीके ब्लैक पेन से डालना है। इस टाइम मेरे पास ब्लैक पेन यहाँ पर है नहीं प्रेजेंट में, तो ब्लैक पेन से आपको डालना है। अब प्रश्न संख्या देखनी है कौन सी है, प्रश्न संख्या 2 है, तो आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 डाल देनी है, उत्तर है ना। अब क्या कर रहे हो आप, पद्यांश कर रहे हो, पद्यांश है तो यहाँ पर हेडिंग डालना है पद्यांश, ठीक है। कौन सा पद्यांश कर रहे हो,
तो इसकी फर्स्ट के 3 वर्ड और लास्ट के 3 वर्ड इस तरीके से आपको लिख देना, उदो मन डॉट 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 और नहीं जगदीश, तो इस तरीके से आपको लिख देना। अब पूछा है संदर्भ, तो हमें आता नहीं है संदर्भ, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें देखना है कि ये गद्यांश जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, काव्य खंड से लिया गया है, तो बस यही है। और हमने इसमें उदो उदो नाम बार बार आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से काव्य खंड से, इस तरीके से ही ब्लैक पेन का यूज करना है, उदो से है और इसका रचयिता कौन है, सूरदास है। अब हमें पता नहीं है सूरदास है या नहीं है, क्योंकि पर इसमें सूरदास का जिक्र हुआ है इस गद्यांश में, पद्यांश में, तो आप यहां से लिख दीजिएगा। चलो अब रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करवा रहा है, जो यही है ना, इनका ही भाव हमें नहीं आता। अब हम क्या करें, कुछ मत करो भाई, हेडिंग डाल दो रेखांकित अंश का भाव और फिर प्रस्तुत पद्यांश में। अब आपको देखो ये दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, इन पंक्तियों का अर्थ आपको आता नहीं है, तो अब आपको बड़ा ही चालाक तरीके से करना है कि प्रस्तुत ऐसे लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे से आता है। ठीक है, आपको लिखना प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी कहते हैं, मतलब उद्धव जी का कई बार जिक्र हो रहा है कि उद्धव जी कहते हैं कि उदो मन ने गयो 20, मतलब जो लाइन का पूछा है ना उन्हीं को ही लिख दो, इसमें से 1-2 लाइन उठा के और लिख दो, 1-2 लाइन उठाओ और लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देनी है। अगर आप इस तरीके से अच्छी तरीके से, जैसे मैंने बताया, मतलब ब्लैक पेन का जहां यूज किया वहां ब्लैक पेन का यूज करना, इस तरीके से पद्यांश वगैरह क्वेश्चन नंबर वगैरह लिख दिया ना आपने, तो भाई आपको नंबर काटने से आपका नंबर कोई नहीं काटेगा यार, कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा 3rd नंबर का कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में हिंदी अनुवाद लिखिए। अब हमें ये आता नहीं है, अब हमें क्या करना होगा, क्या ट्रिक इसमें लगानी होगी कि इस क्वेश्चन में हमें नंबर मिल जाए। तो देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले एक चीज आपको करनी होगी, वो क्या करनी होगी कि भाई संस्कृत गद्यांश कर रहे हो तो आपको हेडिंग तो डालनी होगी कि आप संस्कृत गद्यांश कर रहे हो, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ बच्चे से ये आता है। ठीक है, क्या आता है, बच्चे से ये आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, तो आप संस्कृत गद्यांश कर रहे हो तो देखो संस्कृत गद्यांश की ऐसे हेडिंग डालनी है आपको। संस्कृत गद्यांश से आपका 3rd नंबर का है, 3rd नंबर पे ये क्वेश्चन आता है, तो 3rd नंबर ऐसे डालना है आपको, ऐसे डालना है 3rd नंबर उत्तर, है ना। अब संस्कृत यहाँ पर दिया है, संस्कृत गद्यांश लिख रहे हो तो हेडिंग डालनी है संस्कृत गद्यांश। अब इसमें से जैसे जहाँ से फर्स्ट के 2-3 वर्ड और लास्ट के 2-3 वर्ड आपको इस तरीके से डाल देना है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, संदर्भ और हिंदी अनुवाद पूछा है ना। अब हिंदी अनुवाद आता नहीं है हमें तो कोई बात नहीं, गद्यांश में जो यहाँ से कोई 2-3 लाइन उठा लो, नहीं आ रहा ना, तो ये जो गद्यांश दिया गया है पहला, इसमें से देखो ये जो गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसमें से 2-3 लाइन उठा के और उसमें लिख दो, छाप दो, नंबर मिलेगा यार, मिलेगा नंबर। ठीक है, लिख दो, पर हेडिंग ऐसे डालनी है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे से आता है, बच्चे से आता है। इस तरीके से ही हेडिंग आपको डालनी है। ठीक है, इस तरीके से ही आपको लिखना है। ठीक है, अगला जो हम बात करने वाले, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि दिए गए जो श्लोक हैं उनका आपको हिंदी संदर्भ पूछेगा और हिंदी अनुवाद पूछेगा। ठीक है, हिंदी अनुवाद पूछेगा तो पहले तो ये श्लोक ही लिख देना, पहले तो ये श्लोक लिख देना और हिंदी अनुवाद में बस 1 लाइन सही ढंग से लिख देना, बाद में कहीं से भी कुछ भी उठाओ और छाप दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा भाई। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवन परिचय लिखना है, किसी लेखक का जीवन परिचय लिखना है आपको। अब इसमें हमें जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, तो क्या करना होगा, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लिख रहे हो तो भाई देखो जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय लिख रहे हो तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल, क्वेश्चन नंबर देखना, 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 6 नंबर में क्या आ रहा है तो क्या आपको डाल दे रहा है। जीवन परिचय किसका लिख रहे हो, जयशंकर प्रसाद जी का, हेडिंग डाल लिए कि ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार बच्चे ने सही तरीके से किया है, जयशंकर प्रसाद जी, हेडिंग डाल दिया। अब आपको एक चीज करनी है, क्या करनी है कि आपको हर एक कवि का या हर एक लेखक का क्या करना है, बस ये 5-6 चीज याद करनी है। एक तो जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, भाषा, शैली और माता, बस ये याद कर लेनी है। क्योंकि जितने भी एग्जामिनर होते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, वो यहाँ पर जो लिखा है ना वो नहीं पढ़ेंगे। इस बॉक्स में अगर आपने सही लिख दिया ना बस उसको ही देखते, क्योंकि यार उनके पास हजारों लाखों कॉपी आती है, वो इतनी चीज नहीं देखते हैं। उनके पास बहुत सारी कॉपियों के बंडल आते हैं चेक होने के लिए, तो वो ज्यादा सरसरी नजर से ही आपकी कॉपी चेक होती है। तो बस वो ये चीज देखेंगे, हाँ यार उसने जन्म स्थान और वगैरह ये सब चीज सही लिखा है, कोई बात नहीं। और एक चीज और आपको देख लेनी है, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये जैसे जयशंकर प्रसाद जी का क्या आया है, आपका जीवन परिचय आया। अब आपको देखना है ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन है क्या जिसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी इसमें दे रखा है, जयशंकर प्रसाद जी तो देखना है ना, आपको ढूंढना है कि कोई क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद जी का आया है क्या। तो जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि थे, तो यहाँ पर दिया है छायावाद, तो आपको इसमें से उसमें जीवन परिचय में लिख दीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि थे। और देखना है कि जयशंकर प्रसाद ये रहा, जयशंकर प्रसाद कहाँ कोई आंसर है क्या, तो इस तरीके से ढूंढ लेना है। जिसका भी
कवि परिचय है, जीवन परिचय है, तो आपको यहाँ पर ढूंढना है, कोई मिल जाए तो उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। जब आप ये लिख दोगे तो अपने मन से थोड़ा सा बना के इस तरीके से लिख दीजिएगा। बस ये चीज आप याद कर लेना। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी लिख रहे हो उसमें नंबर यार ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा भाई, अगला जो क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें क्या दिया है कि आपका यहाँ पर पहले तो लेखक का जीवन परिचय पूछा, अब क्या पूछा है आपका किसी कवि का जीवन परिचय पूछा है। किसका जीवन परिचय पूछा, अब की बार जो जीवन परिचय पूछा है वो कवि का जीवन परिचय पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको कवि का जीवन परिचय यहाँ पर अब लिखना है। तो कवि का जीवन परिचय जैसे कि हमने यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा है ना, तो पहले तो आपको हेडिंग डाल देनी है कि कौन से का जीवन परिचय लिख लो, गोस्वामी तुलसीदास जी का तो लिखना है। फिर आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी लिख दो, नहीं याद हो रहा यहाँ पे गद्यांश से, यहाँ पे पद्यांश से कुछ भी उठा के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं देखता वो। आगे से थोड़ा सा ठीक लिख दो और बीच में कुछ भी लिख दोगे ना, कोई नहीं देखता। बस ये चीज सही लिख देना, ये चीज सही लिख देना, पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये चीज अगर आपने सही लिख दिया तो, ये चीज अगर आपने सही लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और इसमें से 2 प्रश्नों की संस्कृत में उत्तर देना है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, दिए गए प्रश्न उत्तर में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। अब संस्कृत में उत्तर आपको देना, भारतीय संस्कृति ए दिव्य देश अस्ति। अब इसका आपको आंसर नहीं आ रहा, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके जो इस पेपर में संस्कृत का जो एक गद्यांश आया है ये आया हुआ है। अगर उसका आंसर नहीं आ रहा क्वेश्चन में से, इसमें से एक लाइन उठा के उसमें लिख दो, एक लाइन उठा के लिख दो भाई, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना, क्वेश्चन सारे करके आने। क्वेश्चन छोड़ दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, लिख दिया तो नंबर मिल जाएगा। तो यहां से किसी का भी संस्कृत गद्यांश देखना है और इनमें से कुछ देख लिया है, संस्कृत गद्यांश में क्वेश्चन पूछा है तो इसमें संस्कृत गद्यांश में किसी में से भी कोई सी भी लाइन उठा के लिख दो, नंबर पक्का मिलेगा, पक्का नंबर मिलेगा यार, आपकी दीदी की गारंटी रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, सबका इस तरीके से लिख देना। अब इसमें पूछा हास्य रस की परिभाषा, तो हास्य रस की हेडिंग डाल के और थोड़े सा उसके बारे में लिख देना। इसके बाद में ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद में लोककृति मुहावरे आएंगे और लौ 2 11 होना सबको पता है, बहुत आसान है, भाग जाना। इसके बाद में अंगारों पे पैर रखना, यानी कि बहुत अधिक से अधिक जो बड़ी जो समस्या है वो स्वयं मोल ले लेना, मतलब आफत मोल लेना है ना। इसके बाद में अधर झलकती जाए, मतलब ज्ञान कम होते हुए भी ज्यादा दिखावा करना। और अगला है आपका खिचड़ी, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी गुप्त में काम करना। ठीक है, अगला आएगा आपका, अगला आ जाएगा आपका कि भाई यहाँ पर निम्नलिखित एक शीर्षक पर निबंध आपको लिखना है। क्या करना है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है जी, निबंध आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अब आप निबंध लिखोगे तो उसके लिए भाई एक काम आपको करना है, वो क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 4-5 निबंध है, इनमें से किसी एक का ही निबंध लिखना है। अब दिक्कत ये है कि हमें तो दीदी आता ही नहीं है निबंध लिखना, तो कोई बात नहीं, निबंध लिखना नहीं आता, प्रश्न संख्या देखनी है 8 है, तो पहले तो हेडिंग डाल देनी है निबंध हेडिंग डाल देनी है आपको। निबंध हेडिंग डालने के बाद में अब पर प्रदूषण का दिया हुआ है तो प्रदूषण पर आप कर रहे हो, तो प्रदूषण पर देखो ध्यान से देखना, प्रश्न संख्या 8 है तो आपको हेडिंग डाल दिया आपने प्रश्न संख्या 8। अब प्रदूषण पर कर रहे हो तो यहाँ पर प्रदूषण की समस्या पर निबंध, इस तरीके से बड़ी सी हेडिंग डाल देनी है ताकि एग्जामिनर को लगे। अब आपको क्या करना है कि आपको पहले ऐसे नहीं करना, प्रस्तावना पॉइंट डाला डायरेक्ट करने लगे, 8-10 पॉइंट ऐसे बना दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार इसको तो आता है, इसने जब ये पॉइंट डाले तो आपको आता है ना। तो अब आपको क्या करना है, प्रदूषण की सबसे पहले आप सभी को पता है कि यार बचपन से लिखते आ रहे हो निबंध, प्रस्ताव नहीं आती है तो प्रस्तावना। अब प्रदूषण क्या होता है, देखो प्रदूषण ये आपको नहीं आता इसके बारे में, तो प्रदूषण का अर्थ है वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ये सब जानते हो। अब जल प्रदूषण पॉइंट बना के इसमें मतलब हेडिंग डाल देनी है आपको। ठीक है, हेडिंग इस तरीके की आपको डाल देनी है। प्रदूषण के दुष्प्रभाव है, प्रदूषण क्यों होता है, कारण क्या है, उपाय इसके क्या रहने वाले, तो उस तरीके की आपको हेडिंग यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, इस तरीके से मतलब 8-10 हेडिंग डाल दीजिएगा। अब इनमें लिखना क्या है वो तो यार हम बता देंगे, वो आप टेंशन मत लो, वो तो हम बता देंगे लिखना क्या है। अब देखो यहाँ पर हेडिंग डाल दी प्रस्तावना, तो प्रस्तावना यहाँ पर हेडिंग डाल दी आपने, तो अब आपको आता नहीं है इसमें, तो सबसे पहले तो प्रदूषण के बारे में अगर आपको एक लाइन भी आती है, इतनी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और 10th क्लास में आ चुके हो, एक भी लाइन आती है तो प्रस्तावना बस थोड़ी सी ठीक लिख दो। प्रस्तावना की ये प्रदूषण एक अभिप्राय है जो विज्ञान के कोख से जन्मा है और इसे सहने का अधिकांश जनता मजबूर है, ऐसा आपको लिख देना है। अब हेडिंग डालनी है दूसरी, प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डाल के इस तरीके से आपको
यहाँ पर अब लिखना है, आप प्रदूषण के बारे में जो यहाँ पर प्रस्तावना में लिखा है उसको ही छाप दो प्रदूषण के अर्थ में, प्रदूषण के अर्थ में। अब नहीं आ रहा आपको, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा तो क्या करना है, इसमें जो ये पेपर है इसमें कई गद्यांश दिए गए, कई गद्यांश दिए गए, उनमें से 2-2 4-4 लाइन उठाओ, 2-2 4-4 लाइन उठाओ और इन सब में लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, मिल जाएगा यार नंबर। प्रदूषण की हानि, फिर प्रस्तावना लिख दो, फिर प्रस्तावना लिखो, जो प्रस्तावना में ये चीज लिखी है उसको फिर लिख दो, फिर इसमें से गद्यांश में से कहीं से भी, हिंदी में बहुत सारे, हिंदी के पेपर में बहुत सारी हिंदी लिखी हुई उसको कहीं उठा उठा के लिखते चलो। जल प्रदूषण में फिर इस प्रस्तावना को लिख दो, फिर 2-4 लाइन उठाओ, फिर लिख दो, फिर मतलब हर एक पॉइंट में जो प्रस्तावना में लिखा ना वो चीज लिखते चलो और फिर बीच में से 2-4 लाइन यहाँ से उठाई, फिर 2-4 लाइन अगले पेज से उठाई, 2-4 लाइन, इस तरीके से लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, नंबर मिलते चलेंगे, मिलते चलेंगे। ठीक है, फिर उपसंहार है, उपसंहार में जो पहले प्रस्तावना लिखे उसको लिख दो, फिर उसको लिख दो। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आपने किया तो भाई निबंध जो है हमारे काफी नंबर का आता है। ठीक है, 6 नंबर का आता है निबंध, हमारा 6 नंबर का आता है और 6 नंबर में से 4 नंबर तो इस तरीके से आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये तरीका ऐसा है, अगर आपने इसको अपना लिया यानी कि ऐसे तरीके से काम कर लिया तो भी आप पास हो जाओगे हिंदी में। 22 फरवरी को कल आपका पेपर है, अंतिम मौका है, अंतिम पड़ाव है। ठीक है, अंतिम मौका, अंतिम पड़ाव है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इस तरीके से ही आपको काम करना। ठीक है, तो भाई कैसा लगा ये ट्रिक बता दो, है ना, बता दो। 2024 में हिंदी के पेपर में पास होने का बेहतरीन तरीका है। ठीक है, बेहतरीन तरीका है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात बताती हूँ आपको, लास्ट में करने, लास्ट में क्यों करने, अगर स्टार्टिंग में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आते हैं, 20 में से आपने एक आध क्वेश्चन गलत कर दिया, मान लो 20 में से आपसे 5 क्वेश्चन आते हैं और आपने वो कर दिए, 5 क्वेश्चन कर दिए और आपने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो कॉपी का इंप्रेशन यही खत्म हो जाएगा, कॉपी का इंप्रेशन है ना यही खराब हो जाएगा, यानी कि एग्जामिनर आपके नंबर यही से काटना स्टार्ट कर देगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे है, अगर लास्ट में 1-2 घंटा एग्जाम में क्या होती है, 3 घंटे का पेपर हो तो 3.25 घंटे का, तो 2 घंटे बिल्कुल चीटिंग नहीं होती। क्या नहीं होती, एग्जाम हॉल में बिल्कुल चीटिंग नहीं होती, पर लास्ट का 1 घंटा होता है ना उसमें चीटिंग होती है यार, हर एग्जाम हॉल में होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत होती है, तो उस टाइम अपने फ्रेंडों से भी, इशारों में भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर पूछ सकते हो, यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया तब भी आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब मैं ट्रिक आपको बताती हूँ क्या करना है। देखो ऑब्जेक्टिव में आप जितने भी ऑब्जेक्टिव ना, मैंने आज तक जितने भी हिंदी के पेपर सॉल्व कराए, जितने भी हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक और विज्ञान जितने भी है ना, बस मैंने एक चीज नोटिस करी है, एक चीज नोटिस की है, वो मैं आपको भी बता देती हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्टली जो ऑप्शन होते ए 4 ऑप्शन आते हैं, बी सी डी 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव का जो सही होता है वो ए और सी होता है। क्या होता है, ए और सी का जो ऑप्शन होता है बिल्कुल सही होता है। तो आपको एक चीज करनी है, अगर आपको 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो ट्रिक लगाना है आपको, किसी में बस ए करना है, किसी में सी करना है, ए करना है, सी करना है। इस तरीके से भी किया ना, अगर आपके 20 में से 15 भी सही हो गए ना तो 15 नंबर तो यार आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 15 नंबर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका आपको अपनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने, ए और सी का ऑप्शन करना है, लास्ट में करना है, स्टार्टिंग का इंप्रेशन खराब नहीं करना है कॉपी का, कॉपी के लास्ट में, सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन करना है। तो ठीक है, आज का वीडियो यार इतना ही रहेगा, और क्योंकि आप काफी चीज हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो इतना ही, और सारी चीज़ें हमने जो बताई है वैसे ही आपको करना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुका है, बस हाथ पे आने वाला है। सर पे तो आ गया, अब हाथ पे आने वाला, मतलब लिखने वाले हो आप 22 फरवरी को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।